जीपीएन 7 की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट सवालों का वार जनप्रतिनिधियों के द्वार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आशिकीन कुरैशी और आप देख रहे हैं जीपीएन 7 न्यूज़। आज हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर कमाल अख्तर। जीपीएन 7 ने आज उनसे बात की 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव के बारे में। आइए जानते हैं वे क्या कहते हैं। ये कमाल अख्तर साहब, जानना चाहूँगा 2022 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हैं, किन मुद्दों को लेकर के समाजवादी पार्टी चुनाव मैदान में उतरी? सबसे पहले मैं जीपीएन 7 का धन्यवाद करता हूं और दूसरा आपको बधाई देता हूं कि आपके चैनल ने जिस तरह से निष्पक्ष और ईमानदारी के साथ जनता की लड़ाई लड़कर उनके मुद्दों को सरकार तक पहुंचाया और उनको उसमें कामयाबी दिलाई, उसके लिए आप बहुत बहुत मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। थैंक यू। और जहां तक सवाल है मुद्दों का, तो समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी और माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने जो अपनी सरकारों के अंदर जनता के हित के काम किए हैं, 2012 से लेकर 2017 तक अखिलेश यादव जी ने जिस तरह से विकास किया है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम जनता के बीच में जाएंगे और हम लोगों को पूरा विश्वास है कि जनता हम लोगों को 2022 में अखिलेश जी को फिर से मौका देगी। वर्तमान राजनीति की अगर बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल और सपा का गठबंधन है, जिसको लेकर के चुनाव मैदान में गठबंधन उतर रहा है। ऐसे में समाजवादी पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की संभावना है? देखिए, जहाँ तक गठबंधन का सवाल है, मैं तो समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को पूरी राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने अधिकृत किया है कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी किसी भी पार्टी से गठबंधन करने के लिए अधिकृत है और जो वो निर्णय लेंगे, पूरी समाजवादी पार्टी और एक एक कार्यकर्ता पूरी ईमानदारी निष्ठा से उस गठबंधन के साथ चुनाव लड़ेंगे और हम लोगों का प्रयास होगा कि भारतीय जनता पार्टी को हराएं और माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएं। पूर्ण बहुमत की सरकारों का दौर चल रहा है। 2012 में सपा की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2017 में भाजपा की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी। 2022 में फिर से चुनावी माहौल है, चुनाव होने वाला है उत्तर प्रदेश में। क्या आप मानते हैं कि अगर क्या फिर से सपा पूर्ण बहुमत की सरकार सत्ता में लाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पूर्ण बहुमत जनता ने दिया था और जिन मुद्दों के ऊपर दिया था और जिस तरह से झूठ बोलकर भारतीय जनता पार्टी ने जनता को गुमराह करने का काम किया था, यकीनी तौर से मैं कह सकता हूं इस पौने 5 साल की सरकार के अंदर भारतीय जनता पार्टी अपने सारे मुद्दों के ऊपर फेल हो चुकी है। जहां तक रोज़गार का मामला है, विकास का मामला है, दूसरा गरीबी हटाने का मामला है, वो किसानों का मामला है, इन सारे मुद्दों में भारतीय जनता पार्टी फेल हुई है। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम लोगों को रोज़गार देंगे। अभी आप उत्तर प्रदेश के अंदर मैं कह सकता हूँ कि 1-2 भर्ती के अलावा कोई भर्ती बड़े लार्ज स्केल पर भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया और वो ऐलान करते हैं हमने 5 लाख लोगों को रोज़गार दे दिया। जब लोगों ने जानकारी करी 5 लाख लोगों को रोज़गार कहाँ दिया, तो जो स्ट्रीट वेंडर जो एक स्कीम चलाई जिसमें 10,000 का लोन कोरोना के बाद लोगों को इस्टेब्लिश करने के लिए दिया, तो आप मुझे बताओ भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी जोड़ लिया कि हमने लोगों को 10,000 रुपये के इतने लोगों को लोन देकर रोज़गार दे दिया। इस महंगाई के दौर के अंदर क्या 10,000 में कोई गरीब आदमी कोई रोज़गार कर सकता है? हाँ, पकौड़े ज़रूर तल सकता है, हाँ वो आदमी ठेला ज़रूर लगा सकता है। तो लोगों को बेरोज़गारी की तरफ धकेलने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया और बेरोज़गार नौजवान बिल्कुल तैयारी के साथ खड़ा है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना है। जहाँ तक किसानों का मामला है, तो आप सब जानते हैं इस देश के अंदर 95% जनता खेती बाड़ी के ऊपर डिपेंड है और खेती बाड़ी से अपना पूरा जीवन यापन चलाता है। और जिस तरह से काले कानून लाकर किसान की कमर तोड़ने का काम किया है, लाखों किसान आज बॉर्डर के ऊपर बैठा है। आप मुझे बताओ, वो कहते हैं हम किसानों की आय दुगनी करेंगे। जब आपने बुआई की कीमत बढ़ा दी, खाद की कीमत बढ़ा दी, बिजली की कीमत बढ़ा दी, डीजल की कीमत बढ़ा दी और गन्ने की कीमत तब बढ़ाई जब आपकी सरकार जा रही है। तो मैं ये कह सकता हूँ, कोई एक खेती किसानी वाला आदमी ये बता दे कि किसी भी की जो किसान उगाता है, आलू उगाता, गेहूँ उगाता, धान उगाता, उसकी किसी की कीमत भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ाने का काम किया, तो कहाँ से दुगनी आय हो जाएगी? ये सिर्फ लोगों को ठगने का, जात बिरादरी धर्म हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाकर जो सरकार बनाई थी वो जनता जाग चुकी है और उत्तर प्रदेश के अंदर
ये भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित है। आपने किसानों की बात कही है, अहम मुद्दा कृषि कानून बनता जा रहा है। किसान आंदोलित है महीनों से और अनेकों किसानों की मौत भी इस आंदोलन में हो चुकी है। ऐसे में क्या आप मानते हैं कि सरकार कहीं ना कहीं हठधर्मिता अपना रही है और चंद व्यापारियों को इसका कृषि कानूनों का लाभ पहुंचाना चाहती है? देखिए, बिल्कुल हिटलर शाही पर सरकार है। यकीनी तौर पर मैं कह सकता हूं, अगर आज हमारा देश इस कोरोना काल के बाद इस्टेब्लिश स्थिति के अंदर हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी है तो उसकी कोई वजह है तो किसान है। क्योंकि सारे उद्योग धंधे बंद हो गए थे, सारा बिजनेस बंद हो गया था, सब कुछ पूरा देश कोरोना के अंदर स्थिर हो गया था। सिर्फ कोई चीज़ चल रही थी तो वो चल रही थी खेती किसानी, और इसी किसान ने हम लोगों को पूरी दुनिया के सामने खड़ा करने का काम किया। सरकार को किसान की बात सुननी चाहिए। अगर किसान एमएसपी के बारे में बात करता है तो आप ईमानदार हैं तो क्यों एमएसपी की बात नहीं करते हो? आप एमएसपी दे दीजिए। अगर किसान आपसे कहता है कि भंडारण की जो स्थिति है, जो स्टोरेज कॉन्ट्रैक्ट खेती का फार्मिंग का काम है, तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर जब किसान उसका विरोध कर रहा तो आप उसको क्यों बढ़ावा दे रहे हैं? तो हमारा कहना ये है कि इस कानून के तहत आदमी अपनी ज़मीन के ऊपर किसी भी कॉन्ट्रैक्ट लेने वाले आदमी का बंधुआ मजदूर हो जाएगा। तो किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कुछ उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए इस कानून का लागू करने पे आ रही है। अच्छा, आप मुझे बताओ, जब मुझे पता है कि वो कानून आने वाला है, अडानी ने सबसे ज़्यादा गोदाम बना लिए। पहले से उन्हें कैसे पता कि गोदाम क्यों बनाए जा रहे हैं? भाई, मुझे पता है कि मुझे पूरे हिंदुस्तान का माल स्टॉक करना है, जब तो मैं गोदाम बना रहा हूँ। या इससे पहले आप मुझे बताओ, किसान बॉर्डर के ऊपर पड़ा है, आप क्यों बात नहीं सुन रहे हैं? आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, आपकी जिम्मेदारी है। अब इसमें ऐसा तो है नहीं कि किसान की कोई जात बिरादरी धर्म हो। हर किसी भी जात का आदमी, किसी भी धर्म का आदमी है, वो अपना जीवन खेती किसानी से चला रहा है। तो आपको किसानों की बात सुननी चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाना चाहती, इसलिए किसानों की बात सुनना नहीं चाहती। आपके क्षेत्र की बात करते हैं, हसनपुर विधानसभा में वर्तमान में ऐसी सबसे बड़ी क्या समस्या है अकॉर्डिंग टू यू, जिससे वहाँ की जनता, हसनपुर विधानसभा क्षेत्र की जनता अब तक जूझ रही है? देखिए, सबसे बड़ी जो समस्या है इस क्षेत्र के अंदर, उस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनता को लूटा जाना, उसकी लूट खसोट करना, जनता की समस्याओं से बिल्कुल ध्यान हटा देना और 5 साल समाजवादी पार्टी के किए गए कामों का फीता काटना। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने, जनप्रतिनिधियों ने हसनपुर क्षेत्र के अंदर कोई काम नहीं किया। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, अगर 13 बिजली घर बनाए तो हम लोगों ने बनाए, अगर हसनपुर के अंदर डिग्री कॉलेज बनाया तो हम लोगों ने बनाया, अगर हसनपुर के अंदर अंतर्राज्यीय बस स्टैंड बनाया तो हम लोगों ने बनाया, अगर नई तहसील का पैसा सेंक्शन कराया तो हम लोगों ने कराया, अगर अग्निशमन के लिए ज़मीन हम लोगों ने स्वीकृत कराने का काम किया, अगर चंदनपुर चीनी मिल लगाई तो माननीय राम गोपाल जी के समय में माननीय मुलायम सिंह यादव जी की पूर्व सरकार के अंदर हम लोगों ने कराया, रहरा के अंदर डिग्री कॉलेज हम लोगों ने बनवाया, ढवारती के अंदर अस्पताल हम लोगों ने बनवाया, रहरा के अंदर 50 बेड का महिलाओं के लिए अलग स्पेशलिटी हॉस्पिटल हम लोगों ने बनाया। इस क्षेत्र के अंदर जो हरी बाबा का बंदे का बांध है, उस बांध के ऊपर 5 साल जो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि गड्ढा मुक्त, आप चले जाइए, आपको पता चल जाएगा कि अगर असली सरकार का चेहरा देखना है तो 0 पॉइंट से लेके हरी बाबा के बांध तक चले जाइए, गड्ढे आपको दिखेंगे। उस बंदे को बनाने का काम हम लोगों ने किया था। मैं कह सकता हूँ, इस क्षेत्र के अंदर अनगिनत लोगों की एक्सीडेंट के अंदर मौत हुई। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री राहत कोष से कम 1200 लोग, चाहे वो खड़गवंशी समाज के हों, गुर्जर समाज के हों, सैनी समाज के हों, कश्यप समाज के हों, धीमर समाज के हों, वाल्मीकि समाज के हों, जाटव समाज के हों, मुस्लिम समाज के हों, हर मरने वाले आदमी को, हर जिसका भाई बेटा अजीज़ दुनिया से चला गया था, उसको हम लोगों ने 1 लाख 2 लाख और जो किसान थे 7-7 लाख रुपए तक उनकी आर्थिक मदद करने का काम किया था। लेकिन मैं दावे से कह सकता हूँ
किसान को छोड़कर कोई एक आदमी नहीं बता सकता कि मुख्यमंत्री राहत कोष से किसी एक आदमी की मदद हुई हो। मैं इतना ज़रूर कह सकता हूँ कि सिर्फ जनप्रतिनिधियों ने ठगने का काम, लूटने का काम, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने विरोधियों के खिलाफ झूठे षड्यंत्र कर मुकदमे लगाने का काम ज़रूर किया। इसके अलावा कोई काम इस क्षेत्र के अंदर नहीं किया और निश्चित तौर पर इस क्षेत्र की जनता इस बार उन लोगों को जवाब देगी। आपने हसनपुर में सपा द्वारा कराए गए विकास कार्यों का बखान किया है। इसमें आपने एक डिग्री कॉलेज का जिक्र किया है। हमारी टीम कई दिनों से विधानसभा क्षेत्र पर अपनी पैनी नज़र रख रही है, हसनपुर क्षेत्र में सर्वे भी कर रही है। जिस डिग्री कॉलेज की आपने बात की है वो सपा के कार्यकाल में बनकर तैयार हुआ था, अभी भी बना हुआ है, पूरी तरह से तैयार है, बट उसका संचालन अब तक नहीं हो पाया। उसके लिए किसको दोषी मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी उसकी जिम्मेदार है। अब बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जो आज गवर्नमेंट उनको डिक्लेयर करेगी, अगर वो तो अगली सरकार कोई भी है उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको पूरा करे। अगर डिग्री कॉलेज हसनपुर में बना, समाजवादी पार्टी के टाइम पे उसका शिलान्यास हुआ, उसका बनना शुरू हुआ और आज वो बन के कम्प्लीट है, तो ये तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जिम्मेदारी बनती है। अगर आज बस अड्डा बन के तैयार है तो क्यों नहीं कि यहाँ के परिवहन मंत्री उसके ऊपर यहाँ पर अंतर राज्यों के लिए बसें चलवाते हैं, ये तो उन लोगों की जिम्मेदारी है। और मैं इतना यकीन दिला सकता हूँ कि निश्चित तौर पर अगर समाजवादी पार्टी की सरकार आई तो हम लोग इन सारी चीज़ों का संचालन कराएंगे, डिग्री कॉलेज भी होगी और होगी। और भारतीय जनता पार्टी का तो यहाँ तक है, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे क्षेत्र के अंदर आए, काला खेड़ा चीनी मिल जिसकी क्षमता वृद्धि के लिए किसान 5 साल से लड़ रहे हैं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी घोषणा के अंदर शामिल कर गए, लेकिन आज तक चीनी मिलों के अंदर क्षमता वृद्धि नहीं हुई। किसान मजबूर होकर 150 रुपये 200 रुपये पे कोल्हुओं पे गन्ना बेच रहा है और भारतीय जनता पार्टी वाले वो लोग क्रेडिट ले रहे हैं कि हम लोगों ने चीनी मिलें पहले चला दी। अरे अभी 36 करोड़ का बकाया, पहले 36 करोड़ तो किसान का दिला दो। बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, बिजली का चेकिंग के अंदर भेदभाव किया जा रहा है। एक लोगों के खिलाफ कभी किसानों के बिजली के कनेक्शन नहीं काटे गए, ये पहली सरकार है जो किसानों की बिजली काट दी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, क्या सरकार ने गन्ने का बकाया दिया? जब आपने बकाया नहीं दिया तो अपना बकाया लेने के हकदार आप कहाँ से बनते हैं? ये सीधा सीधा किसानों का शोषण है। हमारे न्यूज़ चैनल के माध्यम से देश की जनता को, प्रदेश की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश को आज़ाद कराने के लिए हमारे सारे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब जात बिरादरी के लोगों ने मिलकर अंग्रेज़ों से आज़ाद कराने का काम किया था। और ये इस दुनिया के अंदर ऐसा हसीन मुल्क है जहाँ पर सारे भाई लोग आपस में मिलकर प्यार मोहब्बत से रहते हैं। कुछ ऐसी ताकतों ने ज़रूर इस देश के अंदर पैदा हुई हैं जो इस भाईचारे को ख़त्म करना चाहती हैं। मैं अपने सभी भाई बहनों से कहता हूँ कि आपका नज़रिया वही होना चाहिए जो हमारे बुज़ुर्गों ने, जो हमारे बानियान ने, जो हमारे देश आज़ादी के दीवानों ने वो सपना लेकर, सोने की चिड़िया वाला सपना हिंदुस्तान, वो सपना लेकर इस देश को आज़ाद कराया था। हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बुज़ुर्गों को वही सोने की चिड़िया वाला हिंदुस्तान बनाकर सारे भाई बहन एक साथ प्यार मोहब्बत से रहें और अपने देश को आगे बढ़ाएं। बस मेरा यही कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदुस्तान जिंदाबाद। ये थे समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर, जो कि दावा कर रहे हैं कि 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। उनके दावे कितने वास्तविक साबित होंगे ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल उत्तर प्रदेश में चुनावी माहौल पूरी तरह से गर्म हो चुका है। वीडियो जर्नलिस्ट वामिस मशकूर के साथ आशुकीन कुरैशी, GPN 7।